हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग नए इनकम टैक्स बिल के बारे में जानेंगे, जिसको अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसको कंप्लीटली रिप्लेस करता है। अब आप जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आई थी तब उसने काफ़ी सारे वादे किए थे कि हम लोग काफ़ी सारे ऑब्सोलीट लॉज को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, उनको चेंज करने वाले हैं, जिसके लिए पहला बड़ा कदम इन्होंने 2023 में जब हमारे 3 क्रिमिनल लॉज आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया था बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए से। तो ये काफ़ी बड़ा कदम था इन पुराने लॉज को रिप्लेस करने के लिए। और ऑन द सेम लाइंस अब हमारा जो इनकम टैक्स है, एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, क्योंकि उसमें क्रॉस रेफरेंस बहुत ज़्यादा होता था कि अगर एक सेक्शन आप इधर पढ़ रहे हो तो आपको उससे कनेक्टिंग सेक्शन दूसरी जगह पढ़ना पड़ता था, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी चीज़ें। अरेंजमेंट की भी काफ़ी सारी दिक्कत थी और इनफैक्ट काफ़ी सारे प्रोवाइजोज भी थे, एक्सप्लेनेशंस भी थे, जिससे मैटर और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता था। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी 2 खबरें दे दी हैं। पहला खबर तो आपको मालूम है कि 12 लाख तक का इनकम टैक्स वहां पे जीरो कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि इनकम टैक्स को भी रिप्लेस किया जाएगा, ताकि एक जो कॉमन आदमी है, जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, उसको भी हमारा इनकम टैक्स समझ में आए कि कितना उसको टैक्स देना है, क्या टैक्स रेट्स हैं, क्या डिडक्शंस है, क्या एग्जेम्पशंस है, ये सब उसको बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए। और कुछ इसी इंटेंशन से नए बिल को लाया गया है। हालांकि अभी पास हो जाएगा तब इसको नए फाइनेंशियल ईयर से लागू किया जाएगा, जो कि स्टार्ट होगा अप्रैल 1, 2025 से। अगर आप बिगिनर हो तो आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारे न्यू ईयर से अलग होता है। न्यू ईयर हमारा 1 जनवरी जब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है 31 दिसंबर तक होता है। वही हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो थोड़ा अलग होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है सेम ईयर के, और अगले साल मार्च 31 तक चलता है। इसलिए आप देखोगे जो बजट के जो सेशन, मतलब बजट जो इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट, वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में करती है, ताकि जो बड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, नए टैक्स रेट्स लाए जाएंगे, उसको नए फाइनेंशियल ईयर जो कि लागू होगा अप्रैल 1 से, उसको वहाँ पे लागू किया जा सके। तो ये चीज़ है। अब चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और मेन चीज़ हम लोग बात करते हैं कि इस इनकम टैक्स बिल में, नया जो इनकम टैक्स बिल है, उसमें सरकार ने क्या बड़े बड़े चेंजेस किए हैं और क्या क्या बेनिफिट सरकार एक कॉमन टैक्स पेयर के लिए लेके आई है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लेजिस्लेचर का इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन सिंपल सा है, जो कि मैंने वीडियो को आपको स्टार्टिंग बताया। चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड करने के लिए, चीज़ों को सिंपल करने के लिए, चीज़ों को कंसाइज और क्रिस्प करने के लिए, और जो पुराने जो फर्जी के सेक्शन हुआ करते थे, ऑब्सोल्यूट प्रोविजंस जो होते थे 1961 एक्ट में, जो कि लगभग 60 साल पुराना है, उन सबको हटाया गया है, उन सबको और भी ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर का ये इंटेंट है। और इनफैक्ट जो टैक्स पेयर की डायरेक्ट मतलब की चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कि डिडक्शंस कितना होगा, एग्जेम्पशंस कितना होगा, टैक्स रेट्स कितने होंगे, उन सबको काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। मैक्सिमम चीज़ों को टेबुलर फॉर्म में कर दिया गया है। एक टेबल बनी रहेगी, तो उसमें चीज़ें रेफर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा एक टैक्स पेयर के लिए। और यही से हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट, सबसे पहला फीचर इस बिल का निकल के आता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा छोटा और कंसाइज कर दिया गया है। इतना कंसाइज किया गया है कि जो हमारा पुराना एक्ट हुआ करता था, उसमें अराउंड 5.12 लाख वर्ड्स यूज किए गए थे, जिसको लगभग आधा कर दिया गया है। अब ये जो नया बिल है उसमें लगभग 2.6 लाख वर्ड्स को यूज किया गया है। तो आप समझ सकते हो कितना कंसाइज किया गया है। आपका जो पुराना एक्ट था वो लगभग 823 पेजेस का था, जबकि ये जो बिल है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 622 पेजेस। लगभग 200 पेजेस का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और जो पुराने रिडंडेंट प्रोसीजर या फिर प्रोविजंस हुआ करते थे रिगार्डिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एग्जेम्पशन, डिडक्शन, जिनको अमेंडमेंट से हटा दिया गया था, रिडंडेंट कर दिया गया था, उन सबको वहाँ पे ओमिट कर दिया गया। इसीलिए इतना सारा पेजेस कम हो गया है, उतना सारे वर्ड्स को कम कर पाई है लेजिस्लेचर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट नंबर ऑफ चैप्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस। पहले 47 के अराउंड चैप्टर्स हुआ करते थे, इसको लगभग आधा कर दिया है, अराउंड 23 चैप्टर्स है अब इस नए बिल में। हालांकि शेड्यूल्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि टेबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें इंक्रीज की गई हैं, तो इसलिए शेड्यूल पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है।
बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। पहले अराउंड 14 शेड्यूल्स थे, अब अराउंड 16 हो गए हैं, 2 ज़्यादा हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि नंबर ऑफ सेक्शंस को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। जो आपका पुराना एक्ट हुआ करता था उसमें अराउंड 298 सेक्शंस हुआ करते थे, बट क्योंकि इनके पार्ट्स अलग अलग होते थे इनको एक्सटेंड किया जाता था, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव सेक्शंस का नंबर जो निकल के आता है वो 819 है, मतलब 819 इफेक्टिव सेक्शंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि अभी करंटली लागू है। लेकिन जो नया बिल लाया गया है उसमें मात्र 536 सेक्शंस को रखा गया है। अब आप सोच रहे होगे 298 सेक्शंस अगर हमारे पुराने वाले एक्ट में थे तो भैया ये इफेक्टिव सेक्शंस क्या है, ये नंबर ऑफ सेक्शंस तब भी बढ़ के 819 कैसे हो जा रहा है। तो गाइस विद टाइम जैसे जैसे चेंजेस लेके आई इनकम टैक्स में हमारी सरकार, तो उसमें नए सेक्शंस को ऐड नहीं किए गए, बल्कि जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्शंस हुआ करते थे उसी को वहां पे एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 115, इसमें आपको काफी सारी सीरीज देखने को मिल जाएगा, जैसे 115 AC, 115 AD, 115 JB करके आपको काफी सारी सीरीज को मतलब देखने को मिलेगी आपको सीरीज, जिसकी वजह से सेक्शंस तो एक है लेकिन उससे जो इसके मल्टीपल वर्जन्स निकल के आ रहे हैं उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव सेक्शंस बढ़ जा रहे हैं। तो गाइस ये पहले चेंजेस थे, क्या क्या इसमें चीजें हटाई गई हैं, कैसे इसको छोटा किया गया है नए बिल को। अब जो इसमें सेकंड मेजर फीचर है, सेकंड मेजर चेंज जो लाया गया है इस बिल में, वो ये है कि असेसमेंट ईयर को कंप्लीटली हटा दिया गया है, जो कि काफी सारा कंफ्यूजन क्रिएट करके रख देता था टैक्स पेयर के दिमाग में। अब पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या था। तो देखिए, एक प्रीवियस ईयर हुआ करता था, एक असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर में आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स भरना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2025-2026 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ये मेरा अगर इसको मैं असेसमेंट ईयर बनाता हूं तो 2024-2025 जो कि प्रीवियस ईयर है, जो कि पिछला ईयर है, तो उस प्रीवियस ईयर का टैक्स मैं इस फाइनेंशियल ईयर में भरूंगा। क्यों? क्योंकि जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर है वो अभी चल ही रहा है, ये खत्म हुआ ही नहीं। जब खत्म नहीं हुआ है तो इसमें टैक्स कैसे बनेगा, फिर कैलकुलेट कैसे होगा? तो ये चीज़ है। अब ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, अगला वाला फाइनेंशियल ईयर लगेगा तो वो असेसमेंट ईयर होगा। ये जो करंट ईयर है ये नया प्रीवियस ईयर बन जाएगा, तो इस ईयर का जो टैक्स है अब मैं उधर जाके पे करूंगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, कंफ्यूजन आती थी। तो कुल मिला के अगर आपको टैक्स भरना है तो आपको 2 तरह के ईयर वहाँ पे ट्रैक करने पड़ते थे, एक आपका प्रीवियस ईयर और आपका एक असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे सरकार ने कहा असेसमेंट ईयर को बाय बाय कर देते हैं, इसकी जगह टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लेके आई है। टैक्स ईयर का सिंपल सा मतलब है 12 मंथ का ये पीरियड होने वाला है, जो कि आपके पूरे फाइनेंशियल ईयर को कवर करने वाला है। 12 मंथ का पीरियड ये नहीं है कि 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नहीं। 12 महीने का पीरियड स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर से। इनकम टैक्स में लोगों को फाइनेंशियल ईयर से मतलब होता है। तो जो 12 मंथ का पीरियड है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। कब तक चलेगा? 31 मार्च, और इसको अब हम लोग टैक्स ईयर कहेंगे। अब इसके बाद गाइस जो तीसरा बड़ा चेंज है, तीसरा बड़ा फीचर है, वो रिगार्डिंग है इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो आपको मालूम है कि इनकम टैक्स रेड्स होती हैं, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रेड्स में जो अथॉरिटीज रेड करने आती हैं उनकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले क्या था, जब सर्च एंड सीजर करने जाते थे तो घर में कुछ भी होता तो उसको तो सर्च सीजर करते ही थे। अब यहाँ पे आपकी जो एक टैक्स पेयर की जो ऑनलाइन चीजें होती है, जैसे सोशल मीडिया होता है, सोशल मीडिया के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ईमेल होते हैं, ये सब कुछ चीज़ें अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ चेक कर सकती हैं। जी हाँ, आपका जितना ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन चाहे जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके जो भी ईमेल्स है, आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, सब कुछ यहाँ पे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अब चेक कर पाएंगी। तो ये एक बड़ा चेंज है। इसके बाद गाइस जो चौथा सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी, जिसके ऊपर पिछले कुछ समय से, कुछ साल पहले ये क्वेश्चन मार्क उठ के निकल के आ रहा था कि इनके ऊपर टैक्स लग सकता है कि नहीं लग सकता, क्या ये लीगल है कि नहीं, इनके ऊपर ट्रांजेक्शन करना लीगल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उन सारी कंट्रोवर्सीज को अब दफना दिया जाएगा, क्योंकि जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट है, मतलब जो बिल बना है, उसमें क्रिप्टो करेंसी को भी ऐड कर लिया गया है। तो आपकी जो वेरियस अदर प्रॉपर्टीज होती थी जो पहले तो इंक्लूडेड थी ही, जैसे कि आपका लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, आपकी ज्वेलरी होगी, बुलियन, शेयर्स, ये सब आपकी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अब इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी भी आपकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो कौन से हेड में आपकी प्रॉपर्टी होगी? तो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में वो एक टैक्स पेयर का वहां पे प्रॉपर्टी माना जाएगा क्रिप्टो करेंसी को। इस चीज को पहले फाइनेंस बिल 2025 में भी इंक्लूड कर दिया गया था, अब यहाँ पे इसको इनकम टैक्स बिल में भी इसको इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट चेंज है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड निकल के आया है। तो आपको मालूम है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक पैनल हुआ करता था इस एक्ट में। तो पहले जो इस पैनल का जो प्रोसीजर था वो काफी ज्यादा ओपेक था, अनक्लियर था, उतना क्लियरिटी नहीं दिख के आती थी, लेकिन अब यहाँ पे इस चीज को थोड़ा चेंज किया गया है। अब यहाँ पे इस पैनल को बताना पड़ेगा कि अगर आप कोई डायरेक्शन दे रहे हो, डिसीजन दे रहे हो, तो
क्या पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, जिसके बेसिस पर आप डिसीजन दे रहे हो, और क्या रीजन है आपके डिसीजन के लिए, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके बाद बड़ा चेंज सेक्शन 54E जो कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। तो ट्रांसफर करने के बाद जो कैपिटल गेन होता था उसके ऊपर जो एग्जेम्पशंस लगते थे प्रायर टू अप्रैल 1992, उसको पूरी तरह से यहाँ पे हटा दिया गया है। मतलब कुल मिला के बाकी जो डिडक्शंस जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, एक साथ कर दिया गया है, और जो आउटडेटेड एग्जेम्पशंस थे उनको कंप्लीटली वहाँ पे हटा दिया गया है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी जहाँ पे डिफरेंट शेड्यूल्स के बारे में दिया गया है, उसमें कितनी रोज है और किस एग्जेम्पशंस के बारे में वो बात कर रही है। ऊपर जो टेबल दिया गया है उसमें वही चीज़ है जो मैंने पॉइंट 1 में बताया था, कितने सेक्शन से कितने सेक्शन कर दिए हैं, कितने चैप्टर से कितने चैप्टर कर दिए हैं, कितने वर्ड से कितने वर्ड कर दिए गए हैं। तो गाइज ये सारे मेजर चेंजेस हैं जो इस नए बिल में लाए गए हैं। तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंटेंशन प्रॉपर बस यही है कि इस जो पुराना एक्ट था उसमें फर्जी चीज़ों को हटा दे और जितनी चीज़ें दी गई हैं उसको अच्छे से अरेंज कर दे, उसको अच्छे से सीक्वेंस में डाल दे, ऐसा डाल दे कि एक आम आदमी भी अगर इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ता है तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नहीं तो इन्हीं सब काम के लिए आप जानते हो एक सीए और एक लॉयर कितना चार्ज कर सकता है, क्योंकि पहले जो एक्ट था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, उसमें रिडेंडेंट चीज़ें भी थी, तो वो सारी रिडेंडेंट चीज़ों को भी हटा दिया गया है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसको हटाने की पहली कोशिश नहीं है। अभी तो एनडीए गवर्नमेंट है, इससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो 2010 में एक डायरेक्ट टैक्स कोड को लाया गया था। 2010 में इसको लाया गया, 2012 में इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया अमेंडमेंट्स के लिए, लेकिन जब तक ये सारा प्रोसेस होता तब तक 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी थी, तब वहां से एनडीए गवर्नमेंट बनती है। एनडीए गवर्नमेंट जब बनती है तो उसके लगभग 10 साल बाद अब ये चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ है। और हाँ, इनफैक्ट जो हमारा पुराना टैक्स रिजीम था उसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया गया है। जो हमारा अभी इस साल का बजट हुआ है उसमें जो नए टैक्स रेट हैं उसको इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। बाकी आप बताइएगा ज़रूर कि आप इस नए इनकम टैक्स बिल से सहमत हैं कि नहीं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कुछ सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एलएलबी वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद।